आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की मशहूर और मुतासिर कुन किताबों की समरी, आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। इंट्रोडक्शन। अमेरिका की गवर्नमेंट में कुछ ऑफिशियल्स हैं जिनका मकसद फॉरेन गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करना है। जो देश उन्हें डेमोक्रेटिक नहीं लगते हैं, वहां हमला करने के लिए वो अमेरिका की मिलिट्री भेज देते हैं। इन ऑफिशियल्स का मानना है कि उनके ऑर्डर से उन सभी देश के लोगों की मदद होगी। इन ऑफिशियल्स ने ही अफगानिस्तान में विद्रोहियों को सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने के लिए ट्रेन किया था। फिर उन विद्रोहियों ने मिलकर एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम है अल-कायदा। उन्होंने 2003 में इराक पर और 2011 में लीबिया पर हमला करने का ऑर्डर दिया था। ये देश आज भी आतंकवादियों की वजह से स्टेबल नहीं है। अमेरिका का सबसे हालिया टारगेट सीरिया का असद शासन है। अगर हमला सक्सेसफुल हो जाता है तो इसका क्रेडिट ये ऑफिशियल्स खुद ले लेते हैं, लेकिन अगर ये फेल हो जाता है तो भी उन्हें मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है। अपने चॉइस के कारण आपके सामने जो पॉजिटिव या नेगेटिव नतीजे आते हैं, उनका सामना करने को स्किन इन द गेम कहा जाता है, यानी किसी गोल को अचीव करने के लिए रिस्क उठाना या अपना कुछ दांव पर लगा होना। यहाँ आप स्किन को एक इन्वेस्टमेंट की तरह मान सकते हैं और गेम को आपके लिए गए एक्शन की तरह। जिन लोगों का कुछ दांव पर नहीं लगा होता है या जिन्हें अपने फैसले के अंजाम का सामना नहीं करना पड़ता है, वो बहुत रिस्की और बेवकूफ़ी भरे फैसले लेते हैं। इस समरी में आप जानेंगे कि कुछ दांव पर लगे होने से हमारे फैसलों पर कैसे असर पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट हमारे ऊपर इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली तीनों तरह से असर डालता है। आप ये भी जानेंगे कि एसिमेट्रीज यानी इनइक्वालिटी या बराबरी की कमी दुनिया को कैसे शेप देती है और हम इसे कैसे समझ सकते हैं। रिस्क लेना या कुछ दांव पर लगा होना इंसान के फैसले लेने का एक फंडामेंटल हिस्सा है। एक बार जब आप इसे समझ लेंगे, तब आप इसे अपने आसपास होने वाले सभी एक्शन में देख पाएंगे। आप ये भी सीखेंगे कि उन एक्सपर्ट्स को कैसे पहचानना है जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। ये नॉलेज आपको फ्रीडम, सक्सेस और सबसे ज़रूरी चीज़ सिक्योरिटी पाने में मदद करेगी। अ ब्रीफ टूर ऑफ सिमेट्री। 361 एडी में जूलियन द अपोस्टेट रोम के सम्राट बन गए थे, लेकिन 363 में पर्शियन वॉर के फ्रंटलाइन में लड़ते वक्त उन्हें भाले से मार दिया गया। बाइज़ेंटीन के आखिरी सम्राट कॉन्स्टेंटाइन तुर्कों के खिलाफ युद्ध में लड़ते वक्त मारे गए थे। इंसान की हिस्ट्री में ज़्यादातर समय तक उम्मीद की जाती थी कि नेशनल लीडर्स का कुछ दांव पर लगा होना चाहिए। पॉलिटिकल एलीट क्लास यानी बहुत अमीर या पावरफुल लोग एक आम इंसान के मुकाबले ज़्यादा रिस्क लेते हैं। जो लोग युद्ध शुरू करते थे वो योद्धा के रूप में युद्ध के मैदान में उतरते थे। इसे आज के सोशल एलीट से कंपेयर करें। बॉब रूबिन यूएस ट्रेजरी के फॉर्मर सेक्रेटरी थे। 2008 के बैंकिंग क्राइसिस के पहले उन्होंने सिटी बैंक में 10 साल तक काम किया था। रूबिन के रिस्की डील्स की वजह से सिटी बैंक को सक्सेस मिल रही थी, जिसके लिए उन्हें $120 मिलियन से भी ज़्यादा की पेमेंट मिली थी। लेकिन तब क्या हुआ जब बैंक को रूबिन के लिए हुआ रिस्क के नतीजों का सामना करना पड़ा? अमेरिका की गवर्नमेंट को मजबूरी में टैक्स देने वालों के पैसों से उनकी मदद करनी पड़ी थी। यानी जब रूबिन के लगाए हुए बेट सक्सेसफुल होते थे तो वो खुद प्रॉफिट रख लेते थे, लेकिन जब वो फेल हो जाते थे तो टैक्स देने वाले लोग उसकी भरपाई करते थे। इससे पता चलता है कि रूबिन का कुछ दांव पर नहीं लगा था, यानी उन्हें अपने एक्शन के नतीजों का सामना नहीं करना पड़ता था। हम्मुराबी के समय में ऐसा करने की इजाज़त नहीं थी। बेबीलोन के इस राजा के समय के रूल्स को दुनिया के पहले लिखे हुए लॉज की तरह माना जाता है। हम्मुराबी ने बेबीलोन में एक पब्लिक स्पेस में एक पत्थर रखवा दिया था जिस पर 282 लॉज लिखे हुए थे। हम्मुराबी के लॉज को एक प्रिंसिपल से जाना जाता है जिसे सिमेट्री कहते हैं। इसका मतलब है कि एक इंसान अपने रिस्क को दूसरों पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। घर के बारे में उनका सबसे जाना माना रूल या कानून ये था कि अगर कोई घर गिर जाता है और उसमें रहने वाले लोग मारे जाते हैं तो इसकी सज़ा बिल्डर को दी जाएगी और सज़ा थी फांसी। आमतौर पर रिस्क को दूसरों पर ट्रांसफ़र करने के लिए एक फ़ीस होती है। जैसे अपने कार के लिए इंश्योरेंस लेने से एक्सीडेंट होने का रिस्क इंश्योरेंस कंपनी पर ट्रांसफ़र हो जाता है। जब बॉबिन रूबिन जैसे लोग मुफ्त में रिस्क को ट्रांसफ़र करते हैं तो इकोनॉमिक मार्केट अनस्टेबल हो जाता है। ये रिस्क कई सालों तक जमा होते रहते हैं और फिर इनकी वजह से मार्केट क्रैश हो जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक सोल्यूशन ये है कि रेगुलेशन यानी नियमों को बढ़ा दिया जाए। जब हम्मुराबी खराब बिल्डर्स को सज़ा देने की धमकी दे रहे थे तो वो यही कर रहे थे। हालांकि आज की मॉडर्न प्रॉब्लम सिर्फ रेगुलेशन के ज़रिए सॉल्व नहीं की जा सकती है।
ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोगों को रिस्क को छिपाने के लिए बढ़ावा देते हैं। इसे आम भाषा में एजेंसी प्रॉब्लम कहते हैं। इंश्योरेंस के एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई जानलेवा बीमारी हो जाती है और इसे कंफर्म करने वाले टेस्ट के रिजल्ट के बारे में सिर्फ आपको पता है। तो अब आप एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीद सकते हैं। उस इंश्योरेंस कंपनी को नहीं पता है कि आप मरने के करीब पहुंच गए हैं, इसलिए वो आपको ज़रूरत से ज़्यादा अच्छे रेट पर लाइफ इंश्योरेंस दे देंगे। आपने अपने रिस्क को छिपाया, इसलिए आपकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी को उनकी उम्मीद से ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। इसके जवाब में वो बाकी सभी लोगों के लिए अपने प्राइस को बढ़ा देंगे। रेगुलेशन के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये पावरफुल कॉर्पोरेशंस को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता है। ये कॉर्पोरेशंस इन रेगुलेशन से बचने का रास्ता निकालने के लिए हमेशा कोई ना कोई अच्छा लॉयर हायर कर लेंगे। इसके बजाय इन रूल्स की वजह से ईमानदार एंटरप्रेन्योर्स को नुकसान पहुंचेगा और उनकी आज़ादी कम हो जाएगी। इससे बेहतर सोल्यूशन ये है कि कॉर्पोरेशंस का कुछ ना कुछ दांव पर लगा होना चाहिए। ऐसा मुकदमे के जरिए किया जा सकता है। ब्रिटिश कॉमन लॉ इसका अच्छा उदाहरण है। इसे उन लीगल एक्सपर्ट्स ने नहीं बनाया है जो कभी कोर्ट ही नहीं जाते हैं। कॉमन लॉ को कई बार ट्रायल करने के बाद डेवलप किया गया है। मान लीजिए कि कोई कॉर्पोरेशन आपके आस पड़ोस की जगह में पोल्यूशन फैला रहा है, तो कॉमन लॉ के जरिए आप उन पर मुकदमा कर सकते हैं। इसमें आपके पड़ोसी भी आपको सपोर्ट करेंगे। हो सकता है कि एक लालची लॉयर भी उस केस को लेने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि इसमें उसे अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं। उस कॉर्पोरेशन के कंपेटिटर्स भी आपकी मदद करेंगे। ये चीज़ें उस कॉर्पोरेशन को आपके एरिया से डरा कर भागने के लिए काफ़ी हैं। सिमिट्री के ना होने को एसिमिट्री कहा जाता है। मॉडर्न वर्ल्ड में सिर्फ एजेंसी प्रॉब्लम ही एसिमिट्री की इकलौती कमी नहीं है। न्यूयॉर्क के मेट्रो नॉर्थ रेल रोड के केस को ही ले लीजिए। ये एक स्टाइलिश ट्रेन सर्विस है जो साफ सुथरी और मॉडर्न दिखती है। इसके ट्रेन में पावर प्लग भी लगे हुए हैं। ये बदलाव इसलिए हुए क्योंकि डिज़ाइनर्स को ट्रेन सिस्टम को बदलने का मौका दिया गया था। उनके किए हुए इम्प्रूवमेंट में से एक ये था कि उन्होंने ट्रेन के डिब्बों के किनारों को मोड़ दिया था। इससे वो ट्रेन ज़्यादा कूल दिखने लगे। लेकिन पहले पैसेंजर्स अपनी कॉफ़ी रखने के लिए उन किनारों का इस्तेमाल करते थे। शायद उन डिज़ाइनर्स ने कभी ट्रेन से ट्रैवल ही नहीं किया था, इसलिए उन्हें उन किनारों के फंक्शन के बारे में नहीं पता था। जब फैसले लेने वाले लोगों का खुद का कुछ दांव पर नहीं लगा होता है, तो वो उन लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना देते हैं जिनका कुछ न कुछ दांव पर लगा हुआ है। इसके अलावा इन लोगों के द्वारा लाए गए बदलाव जिंदगी को और भी ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपनी इमेज बनाना चाहते हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। एक डिज़ाइनर बस दूसरे डिज़ाइनर्स को इम्प्रेस करना चाहता है। वो ट्रेन के रेगुलर पैसेंजर्स के लिए ज़िंदगी आसान नहीं बनाना चाहता। इसके भी बेहतर उदाहरण साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स हैं। आइडियली रिसर्च का काम है लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, इसलिए रिसर्च के बारे में पब्लिक को बताया जाना चाहिए। लेकिन इसे साइंटिस्ट्स को पहचान नहीं मिलती है। वो दूसरे साइंटिस्ट्स को इम्प्रेस करके पॉपुलर होते हैं, इसलिए रिसर्चर्स अपनी स्टडीज़ को बेवजह बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। दैट ग्रेटेस्ट एसिमेट्री। ब्रिटेन की पॉपुलेशन के सिर्फ 3-4% लोग ही इस्लाम को मानते हैं। हालांकि उस देश में ज़्यादातर मीट हलाल सर्टिफाइड है। न्यूजीलैंड से इंपोर्ट होने वाले 70% से ज़्यादा लैम मीट भी हलाल होता है। साउथ अफ्रीका में भी ऐसा ही है, जहां बहुत कम मुस्लिम पॉपुलेशन है। ये सिनेरियो माइनॉरिटी रूल का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इनट्रांसिजेंट यहाँ इनफ्लेक्सिबल माइनॉरिटी अपने नज़रिए को आसानी से नहीं बदलते हैं। मान लीजिए कि एक फ्लेक्सिबल मेजॉरिटी और एक इनफ्लेक्सिबल माइनॉरिटी साथ रह रहे हैं। वहाँ पर माइनॉरिटी ही रूल्स सेट करती हैं, क्योंकि मेजॉरिटी को वैसे भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ब्रिटेन में हलाल स्टैंडर्ड्स को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जो लोग मुस्लिम नहीं हैं उन्हें हलाल मीट खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनॉरिटी का रूल होने के लिए 2 फैक्टर्स ज़रूर होने चाहिए। पहला ये कि वो माइनॉरिटी ज्योग्राफिकली बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। अगर वो सभी सिर्फ किसी एक ही कस्बे या शहर में रहेंगे तो उनका रूल फैल नहीं पाएगा। माइनॉरिटी की अपनी अलग इकोनॉमी हो जाएगी। दूसरा फैक्टर है कॉस्ट। अगर माइनॉरिटी का रूल बहुत महंगा होगा तो इसे ज़्यादा लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि फिर मेजॉरिटी अपने पैसों को लेकर फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे। हलाल और कोशर फूड इतने ज़्यादा फैले हुए इसलिए हैं क्योंकि उन्हें सस्ते में अपनाया जा सकता है। कभी कभी आखिर में ऐसा लगता है कि माइनॉरिटी का रूल मेजॉरिटी की ही चॉइस है। ये एक प्रोसेस के जरिए होता है जिसे रीनॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। इस एग्जाम्पल को देखें। मान लीजिए कि एक परिवार की बड़ी बेटी का मानना है कि जेनेटिकली बदलाव किए गए फूड प्रोडक्ट उसकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। वो सिर्फ नॉन जीएमओ फूड खाती है। वो लड़की अब एक इनफ्लेक्सिबल माइनॉरिटी बन चुकी है।
नॉन जीएमओ फूड बाकी फूड प्रोडक्ट्स के मुकाबले में बहुत महंगे नहीं होते हैं, इसलिए उस लड़की के परिवार में भी सब नॉन जीएमओ फूड खाना शुरू कर देंगे। फिर जब उनके पड़ोसी कोई पार्टी रखेंगे तब वो भी ऐसा खाना ही लेंगे जो उस परिवार के लोग खा पाएं। ये लोकल राशन के दुकानों को नॉन जीएमओ फूड का ज़्यादा स्टॉक रखने के लिए बढ़ावा देगा। और ऐसे आप देख सकते हैं कि कैसे एक इंसान ने पूरी कम्युनिटी को रीनॉर्मलाइज कर दिया। ये रीनॉर्मलाइजेशन का केस वीटो इफेक्ट के एग्जाम्पल को दिखाता है। जब एक इनफ्लेक्सिबल माइनॉरिटी किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से इनकार कर देते हैं तो पूरा ग्रुप उनके हिसाब से ढल जाता है। वीटो इफेक्ट एक सक्सेसफुल बिजनेस स्ट्रैटेजी का बेसिस है। किसी भी कॉरपोरेशन को सक्सेसफुल होने के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके पास किसी के भी द्वारा वीटो ना किए जाने यानी अस्वीकार ना किए जाने की एबिलिटी है तो ये काफ़ी है। आइए मैकडॉनल्ड्स का एग्जाम्पल देखते हैं। भले ही उनका खाना उनके कंपेटिटर्स के मुकाबले में इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ये फ्रैंचाइज दुनिया भर में सक्सेसफुल हो गई है। मैकडॉनल्ड्स इतना सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि वो प्रिडिक्टेबल है। उनका खाना उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन आपको पता है कि वो बहुत बेकार भी नहीं होगा। कोई भी नए रेस्टोरेंट में अपने पैसों को रिस्क पर नहीं लगाना चाहता है। यहाँ तक कि अगर वो नई जगह अच्छी भी होगी, फिर भी हो सकता है कि आप जो ऑर्डर करें वो आपको पसंद ना आए। कोई भी इनफ्लेक्सिबल माइनॉरिटी मैकडॉनल्ड्स को वीटो नहीं करेगा। इसी वजह से ये किसी भी शहर, स्टेट या देश में सक्सेसफुल हो सकता है। वीटो इफेक्ट का असर छोटे स्केल पर भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए इस फैक्ट को देखें कि ज़्यादातर औरतें बियर नहीं पीती हैं। इसलिए अगर किसी पार्टी में 10% से ज़्यादा गेस्ट औरतें हैं तो उन्हें वाइन भी सर्व करना होगा। लेकिन ज़्यादातर आदमी भी वाइन पीते हैं, इसलिए पार्टी के होस्ट बियर ऑर्डर नहीं करेंगे क्योंकि इसे माइनॉरिटी ने अस्वीकार या वीटो कर दिया है। माइनॉरिटी रूल हमें ये समझने में मदद करता है कि कुछ धर्म कैसे फैले। दो एसिमेट्रिक रूल्स की वजह से इस्लाम इतनी तेज़ी से आगे बढ़ पाया है। पहला ये कि अगर कोई आदमी जो मुस्लिम नहीं है वो मुस्लिम औरत से शादी करना चाहता है तो उसे इस्लाम को अपनाना होगा। दूसरा, आप इस्लाम छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये उस धर्म का सबसे बुरा अपराध माना जाता है। मिडिल एजेस में इसके लिए मौत की सज़ा दी जाती थी। इसलिए अलग अलग धर्मों के बीच में शादी होने के कम रेट की वजह से इस्लाम किसी भी जगह बहुत जल्दी कब्जा कर सकता है। लोग शादी करने के लिए अपना धर्म बदल लेते हैं और फिर उनके बच्चे भी मुस्लिम की तरह बड़े होते हैं। इस तरह फ्लेक्सिबल मेजॉरिटी धर्म बदलने की वजह से लगातार अपने मेंबर्स को खोते रहते हैं और एक दिन माइनॉरिटी बनकर रह जाते हैं। इजिप्ट कभी एक क्रिश्चियन स्टेट हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ के 90% से ज़्यादा लोग मुस्लिम बन गए। वुल्फ्स अमंग डॉग्स। ईसप की कहानियों में से एक में एक कुत्ते और एक भेड़िए की कहानी के बारे में बताया गया है। वो कुत्ता, उसके पास जितने भी ऐशो आराम थे उसका दिखावा कर रहा था। उसे इंसान से प्यार, खाना और रहने की जगह मिलती थी, लेकिन भेड़िए को जंगलों में परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वो भेड़िया कुत्ते से पूछता है कि वो अपने गले में पट्टा क्यों पहनता है। जब उसे उसका कारण पता चला तो भेड़िया हक्का बक्का रह जाता है। वो डर कर भागने लगता है और लेजेंड्स का कहना है कि वो भेड़िया आज भी भाग रहा है। हमारी सोसाइटी भी भेड़ियों और कुत्तों के बनी है। ऑर्गेनाइजेशन लोगों को कुछ सुख सुविधाएं ऑफर करके उन्हें अपनी आज़ादी छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसा वो दो टेक्निक का इस्तेमाल करके करते हैं। पहला तरीका है लोगों पर उनकी आज़ादी छोड़ने के लिए साइकोलॉजिकली असर करना। दूसरा है उनका कुछ दांवों पर लगाना। इस एग्जाम्पल को देखें। मान लीजिए कि आपने एक नया एयरलाइन स्टार्टअप बनाया है और आप चाहते हैं कि वो जितना हो सके उतना एफिशिएंट तरीके से काम करे, इसलिए आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स को ही हायर करते हैं। बॉब आपके पायलट में से एक है। आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है ताकि ये पक्का हो जाए कि वो काम पर आएंगे। अगर वो नहीं आते हैं तो उनके जगह पर नए पायलट को ढूंढकर भेजने की जिम्मेदारी भी उनकी होगी। कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो ना करने पर उन्हें पेनल्टी भी देना होगा। एक दिन कई अमीर बिजनेसमैन का एक ग्रुप जर्मनी जाना चाहता था। वो पॉपुलर अक्टूबर फेस्ट सेलिब्रेशन के लिए वहां जा रहे थे और तभी उस फ्लाइट के समय के कुछ घंटे पहले बॉब आपको कॉल करके कहते हैं कि वो आज प्लेन नहीं उड़ा पाएंगे, वो अपनी जगह किसी और को भी नहीं भेज पाएंगे, लेकिन वो खुशी खुशी पेनल्टी भरने के लिए तैयार हैं।
जिंदा रहने का मतलब है कुछ तय किए गए रिस्क्स को लेना। ये जो तथाकथित एक्सपर्ट्स हमारे लिए पॉलिसी बनाते हैं वो बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं होते हैं। वो बस उन एग्जाम्स को पास करने में अच्छे होते हैं जिन्हें उनके जैसे लोगों ने ही बनाया होता है। यही वजह है कि सिर्फ 30% फार्मास्यूटिकल ट्रायल रिजल्ट्स को कहीं और रिपीट किया जा सकता है। इसी वजह से हमेशा कुछ सालों के बाद डाइटरी रिकमेंडेशन को बदला जाता है। जो एकेडेमिक्स इन सजेशंस को बनाते हैं उन्हें इंटेलेक्चुअल येट इडियट्स यानी IYII कहा जाता है। ये मॉडर्न सोसाइटी के प्रोडक्ट हैं और इन्हें एक्सपर्ट्स की कमेटी और मीडिया में देखा जा सकता है। IYII का सबसे ज़रूरी फीचर ये है कि उनका कुछ भी दांव पर नहीं लगा होता है, यानी उन्हें अपने फैसले के नतीजे को भुगतना नहीं पड़ता है। इसके बावजूद भी उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। इस बात का ज़्यादा चांस है कि IYIIs रेवोल्यूशनरी थियरीज़ को सपोर्ट करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अमीर और पावरफुल लोगों से जलते हैं। इसे कई कम्युनिस्ट मूवमेंट्स में देखा जा सकता है। मजदूर और ट्रक ड्राइवर बस अपनी ज़िंदगी के हालात को सुधारना चाहते हैं। ये एकेडेमिक्स ही होते हैं जो अमीर लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं। असल में आम लोग ये समझ सकते हैं कि कौन सा भेदभाव अच्छा है और कौन सा बुरा। अच्छे भेदभाव का मतलब आइंस्टाइन, पिकासो और स्टीव जॉब्स जैसे लोगों से है, क्योंकि आप उनकी सक्सेस को देखते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन आप ऐसे लोगों से नफरत नहीं करते हैं। जिन लोगों से हम नफरत करते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो हमारे जैसे ही हैं, लेकिन उनके पास पावर है। वो पावर के पोजीशन तक सिस्टम का गलत फ़ायदा उठाकर और जो चीज़ पाना वो डिज़र्व नहीं करते हैं उसे हासिल करके पहुँचे हैं। इस क्लास में बैंकर्स, पॉलिटिशियंस, सिविल सर्वेंट्स और IYIIs शामिल हैं। यहाँ बताया गया पैटर्न साफ है। सोसाइटी उन लोगों से नफरत करती है जो लोग बिना कुछ दांव पर लगाए सक्सेसफुल हो जाते हैं। इन लोगों को अपनी पोजीशन खोने और गरीब होने का कोई रिस्क नहीं होता है। वो हमेशा कंफर्टेबल रहने के लिए अपने पोजीशन का इस्तेमाल करते रहेंगे। मीडिया में मौजूद IYIIs इस बात को नहीं समझते हैं। इसी वजह से जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने तब वो इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड थे। मीडिया ने ट्रंप को एक फेलियर की तरह दिखाया। उन्होंने बार बार उनके हुए $1 बिलियन से भी ज़्यादा के नुकसान की तरह उंगली उठाई। इस चीज़ ने असल में लोगों को उनसे नफरत करने से रोक दिया था। वो उन लोगों की इज्जत करते हैं जो अपने पैसों को लगाकर रिस्क लेते हैं और फेलियर के प्रति वल्नरेबल होते हैं, यानी वो फेल हो सकते हैं। IYIIs का मानना है कि हमें हर तरह के भेदभाव को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कोई अमीर है तो उससे ज़्यादा टैक्स लिया जाना चाहिए। इसी वजह से वो अमेरिका को दुनिया के सबसे ज़्यादा भेदभाव करने वाले देशों में से एक मानते हैं। वहाँ के टॉप 10% लोगों के पास ही देश का ज़्यादातर पैसा है। इस नज़रिए के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसमें बस स्टैटिक इनइक्वालिटी को देखा जाता है, जिसका मतलब है कि IYIIs हिस्ट्री पर ध्यान नहीं देते हैं। इन दो फैक्ट्स को देखिए। 10% अमेरिकन्स कम से कम एक साल के लिए टॉप 1% अमीर लोगों में से होंगे। एक साल तक 50% लोग टॉप 10% में रहेंगे। अब सिस्टम पहले से ज़्यादा इक्वल दिख रहा है। कई स्टैटिस्टिशियंस का कहना है कि यूरोप में अमेरिका के मुकाबले बहुत कम इनइक्वालिटी है, लेकिन ऐसा बस स्टैटिक इनइक्वालिटी के कारण है। 60% सबसे अमीर फ्रेंच लोग ऐसे परिवारों से हैं जो हिस्ट्री में बहुत समय से अमीर रहे हैं। फ्लोरेंस में 500 सालों से भी ज़्यादा समय से सेम परिवार टॉप पर हैं। वहीं अमेरिका के सबसे अमीर 500 परिवारों में से सिर्फ 10% परिवार ही ऐसे हैं जो 30 साल पहले भी इस लिस्ट में थे। इनइक्वालिटी को स्टडी करने के दूसरे स्टाइल को डायनामिक इनइक्वालिटी कहा जाता है। ये अमीर लोगों के पैसों को नुकसान होने के चांस को बढ़ाकर इक्वालिटी लाता है। ये लोअर क्लास के लोगों को टॉप पर जाने में मदद करता है। डायनामिक इनइक्वालिटी को ऑब्जर्व करना हमें इक्वल सोसाइटी का रास्ता दिखाता है। हमें अमीर लोगों के पैसों को रिस्क पर लगाना होगा। आइडियली हमें एक ऐसी सोसाइटी मिल जाएगी जिसमें परफेक्ट अर्गोडिसिटी होगा, जिसका मतलब है कि हर कोई पैसों से जुड़े जितने भी स्टेटस होते हैं उन सभी को एक्सपीरियंस कर पाएगा। मान लीजिए कि कोई एक बिलियनर परिवार में पैदा होता है। अगर उसके देश में अर्गोडिसिटी होगा तो वो मरने से पहले गरीबी को भी एक्सपीरियंस करेगा। IYIIs को अर्गोडिसिटी का प्रिंसिपल पसंद नहीं है क्योंकि ये उनके सोशल स्टैंडिंग को रिस्क में डाल देता है। इससे उनका भी कुछ दांव पर लग जाता है, यानी उन्हें भी रिस्क का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अमीर लोगों पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाने से IYII को कोई नुकसान नहीं होता है। इससे उनका स्टेटस इंप्रूव होता है क्योंकि उनके ऊपर जो लोग हैं उन्हें नीचे लाया जाता है।
लेकिन IYIS को उनकी सैलरी मिलती रहेगी और उनका प्रोफेशनल स्टेटस बरकरार रहे। डीपर इनटू एजेंसी। जर्नलिस्ट एजेंसी प्रॉब्लम के सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स में से एक हैं। एक बार फिर से बता दें कि इसका मतलब होता है रिस्क को छुपाना। एजेंसी प्रॉब्लम तब होती है जब एक एंटिटी दूसरे एंटिटी के लिए सबसे अच्छा एक्शन लेने में फेल हो जाती है। हम जर्नलिस्ट्स को सोसाइटी के सामने सच्चाई लाने वाले लोग के रूप में देखते हैं, लेकिन जर्नलिस्ट्स को सच्चाई बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। उनकी सक्सेस मीडिया इंडस्ट्री के दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने पर डिपेंड करती है। इसके साथ ये फैक्ट भी जान ले कि ज़्यादातर जर्नलिस्ट्स बस इतने पैसे कमा पाते हैं जितने में उनका गुजर बसर हो पाए। अगर उनकी वजह से गलत लोगों को बुरा लग जाता है तो इससे उनका करियर भी खत्म हो सकता है। इसलिए रिपोर्टर्स पर पावरफुल लोगों का आसानी से असर पड़ जाता है। इसी वजह से हमें GMO, कोविड-19 और सीरियन युद्ध जैसे मुद्दों के बारे में गलत जानकारी दी गई थी। इसके अलावा अपने काम को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जर्नलिस्ट्स ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। किसी इंसान को क्रिटिसाइज करने का एग्जाम्पल लेते हैं। आप या तो उनके शब्दों में गलतियां ढूंढ सकते हैं या फिर उसे कहने का उनका जो मतलब था उसमें गलतियां निकाल सकते हैं। जो बात कंट्रोवर्शियल लगती है वैसा कुछ बोले बिना कोई भी रैशनल आर्ग्यूमेंट नहीं लिख सकता है। किसी भी बात का गलत मतलब भी निकाला जा सकता है। वोल्टेयर ने एक बार कहा था कि किसी इंसान के द्वारा लिखे गए कुछ लाइन के जरिए वो उस इंसान को फांसी पर भी चढ़ा सकते हैं, यानी उसकी बात का गलत मतलब निकालकर उसे दोषी ठहरा देना। पास्ट में भी लोगों के बीच में खबर फैलती थी, लेकिन टीवी के जरिए नहीं। कोई भी जो उस अफवाह को शेयर करता था उसका अपना कुछ मतलब होता था। अगर वो न्यूज़ झूठी होती तो इससे उस इंसान के रेपुटेशन को नुकसान पहुंचता था। इसके अलावा लोग सिर्फ भरोसेमंद लोगों की कहानियों पर ही विश्वास करते थे। आज की मीडिया से जो खबर लोग सुनते हैं इसके मुकाबले में वो उस समय के पब और कैफ़े में सुने जाने वाले न्यूज़ पर ज़्यादा भरोसा करते थे। अमीर लोग वो दूसरे ग्रुप हैं जिनके ऊपर स्किन इन द गेम का अजीब सा असर पड़ता है। वो अपने चॉइस की एबिलिटी पर कंट्रोल खो देते हैं। इसके बजाय उनका प्रेफरेंस सोशल उम्मीदों के हिसाब से डेवलप हो जाता है। इसकी वजह से अमीर लोग उस समय की तुलना में ज़्यादा दुखी हो जाते हैं जब वो गरीब थे। अमीर लोगों का प्रेफरेंस उन इंडस्ट्रीज़ द्वारा कंट्रोल होता है जिन्हें उनसे प्रॉफिट होता है, लेकिन क्योंकि उनके टारगेट पर बस अमीर लोग होते हैं तो कोई भी ये नहीं सोचता है कि वो सभी बिजनेस उन लोगों का फ़ायदा उठा रहे हैं। आइए हाई एंड मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल लेते हैं। जो खाना फैंसी रेस्टोरेंट में सर्व किया जाता है वो बहुत टेस्टी नहीं होता है, साथ ही वो बहुत कम खाना सर्व करते हैं जिसे लोग ठीक से एंजॉय भी नहीं कर पाते हैं। अगर लोगों को ऑप्शन दिया जाए तो कोई भी उस तरह के खाने के बजाय पिज्ज़ा को ही चुनेगा। हम सभी को पता है कि फिलेट मिनियन के मुकाबले में हैमबर्गर ज़्यादा टेस्टी होते हैं, लेकिन इसमें एक को दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर समझा जाता है क्योंकि वो महंगा है। मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में खाना एक स्टेटस सिंबल है। अमीर लोगों का मानना है कि उनके लिए उनकी इमेज को मेंटेन करना ज़रूरी है, लेकिन ये कौन तय करता है कि कौन से रेस्टोरेंट को मिशेलिन स्टार मिलेगा? वहाँ रेगुलर खाना खाने वाले लोगों का इस अवार्ड पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। इस अवार्ड को फूड क्रिटिक्स देते हैं जो टेस्टी खाने से ज़्यादा वैल्यू कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट्स करके बनाई गई डिश को देते हैं। हाउसिंग मार्केट में भी इसी सेम प्रिंसिपल को देखा जा सकता है। अमीर लोग रहने के लिए बड़ा बंगला या बीच के किनारे बड़े बड़े घर खरीदते हैं। वो आम जगहों पर नहीं रहते हैं जहां उनके आसपास बहुत सारे लोग रहते हों। लेकिन क्या लोगों को बड़े बंगले सच में पसंद भी होते हैं? आमतौर पर लोगों को कम्युनिटी का हिस्सा बनकर रहना पसंद है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे बड़े घर में रहना आपको दुखी करने लगता है। पुराने महल ऐसे नहीं होते थे। वो नौकरों, म्यूजिशियन, गेस्ट और बाकी के फैमिली मेंबर्स से भरे रहते थे। वहाँ हमेशा चहल पहल या कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती थी। लेकिन मॉडर्न बंगले ऐसे नहीं होते हैं। गरीब लोग अपने चॉइस पर ज़्यादा कंट्रोल रखते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो अपने पैसे बर्बाद नहीं कर सकते हैं। इसलिए इंडस्ट्रीज गरीब लोगों को ऐसी चीज़ों को खरीदने के लिए चकमा नहीं दे सकती हैं जो उन्हें पसंद नहीं होते हैं। इसके अलावा अमीर लोग अपने फैसले लेने के लिए दूसरों को हायर करते हैं। इसमें IYYs शामिल हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल कोच, डाइट एडवाइजर और फाइनेंशियल कंसल्टेंट। आम पब्लिक के मुकाबले IYYs जो नुकसान अमीर लोगों को पहुंचाते हैं वो कम होता है। इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच हुई लड़ाई को देखिए। पैलेस्टाइन कई सालों से हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है। अगर उन्हें अकेले छोड़ दिया जाता तो अभी तक वो कोई ना कोई उपाय ढूंढ चुके होते। अरब देशों ने पैलेस्टाइन को अपने प्रिंसिपल्स के लिए लड़ने को बढ़ावा दिया। इसी वजह से वो लोग 1947 में हो रहे समझौते के लिए सहमत नहीं हुए। फिर 1948 में जो युद्ध हुआ उसकी कीमत उन्हें कई लोगों की जान और टेरिटरी गंवाकर चुकानी पड़ी।
पैलेस्टाइन उसके बाद भी चीज़ों को ठीक कर सकता था, लेकिन वो लड़ते रहे। 1967 के युद्ध में इजराइल को पैलेस्टाइन की ज़मीन का और भी ज़्यादा हिस्सा मिल गया था। अब पैलेस्टाइन को उन शहरों को वापस जीतकर खुशी मिलेगी। 1992 में अमेरिका ने इजराइल और पैलेस्टाइन को एक डील करने के लिए मना लिया था, लेकिन ये उपाय उन लोगों ने नहीं दिया था जिनका कुछ भी दांव पर लगा हुआ था, इसलिए इसका नाकाम होना तय था। जमीन से जुड़े लोग प्रिंसिपल्स और मैसेज की परवाह नहीं करते हैं, वो बस चाहते हैं कि उन्हें अच्छे से खाना पीना मिलता रहे और वो खुशी खुशी रहें। अगर पैलेस्टाइन के लोगों को डील करने की आज़ादी दी गई होती तो बेशक युद्ध अभी तक खत्म हो चुका होता। इजराइल में ऑफिशियल गवर्नमेंट की पोजीशन में भी एजेंसी प्रॉब्लम देखी गई। मोरक्को और सऊदी अरेबिया जैसे अरब देश इजराइल को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वहां के रहने वाले लोग ज्यूज से सख्त नफरत करते हैं। वहीं ईरान इजराइल के खिलाफ हमला करने के लिए पैसे देता है और पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता है, लेकिन ईरान के लोग ज्यूज और वेस्टर्न वैल्यूज को सपोर्ट करते हैं। जंग को स्टडी करने से हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में मौजूद एक पॉपुलर एसिमेट्री के बारे में पता चलता है। हमेशा से शांति के मुकाबले युद्ध के बारे में ज़्यादा रिपोर्टिंग की गई है। इसी वजह से हमें ऐसा मानते हैं कि पुराने समय में युद्ध ही ज़्यादातर लोगों के मरने की वजह थी। इसका नतीजा ये हुआ है कि हम सोचने लगे हैं कि मॉडर्न समय में पहले किसी भी समय के मुकाबले में सबसे ज़्यादा शांति है। इस बिलीफ के साथ पहली प्रॉब्लम यह है कि हम इसमें फ्रीक्वेंसी को इंटेंसिटी के साथ मिलाकर कंफ्यूज कर रहे हैं। इटली का एग्जाम्पल लेते हैं। इस देश के एक होने से पहले ये 5 सेंचुरी से भी ज्यादा समय से युद्ध लड़ रहा था, लेकिन ये युद्ध स्टेट के बॉर्डर पर प्रोफेशनल सैनिकों द्वारा लड़े गए थे। उस समय ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता था कि युद्ध चल रहा है। अब इसे करीब 100 साल पहले हुए वर्ल्ड वॉर से कंपेयर करें। इस पीरियड में 6 लाख से भी ज्यादा इटालियन लोग मारे गए थे। उनमें से ज्यादातर आर्म सिविलियंस या नए नए सैनिक बने थे। उसमें हुई डेथ की संख्या उससे पहले 500 साल के युद्ध में हुई मौत के मुकाबले बहुत ज्यादा थी। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि असली जिंदगी की हिस्ट्री बोरिंग होती है। हिस्टोरियंस युद्ध के बारे में एसिमेट्रिकली रिपोर्ट करते हैं, यानी बढ़ा चढ़ाकर या कुछ बदलकर, क्योंकि लोगों को उनके बारे में पढ़ना पसंद होता है। मान लीजिए कि 1000 साल पहले के नाई, डॉक्टर और व्यापारियों के बारे में एक बुक लिखी गई है, तो क्या कोई भी उस बारे में पढ़ना चाहेगा? कई लोग कहते हैं कि हर तरह का बिलीफ इर्रेशनल होता है, लेकिन अगर अंधविश्वास हमें जिंदा रहने में मदद करता है तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि उनका कोई मतलब ही नहीं है? आइए विजन यानी देखने का एग्जाम्पल लेते हैं। क्या आपकी आंखें आपको दुनिया वैसी ही दिखाती हैं जैसी वो सच में है? अगर ऐसा होता तो हमें सीधे चलने में भी दिक्कत होती। आपकी आंखों का काम है कि वो आपको जिंदा रखने के लिए आपके आसपास के एनवायरनमेंट को अच्छे तरीके से समझने में आपकी मदद करे। ग्रीक और रोमन आर्किटेक्ट्स इस मैकेनिज्म को अच्छे से समझते थे। उन्होंने अपने मंदिरों के कॉलम को टेढ़ा कर दिया था ताकि वो सीधे दिख सके। पार्थेनन का फर्श कर्व्ड यानी घुमावदार है ताकि वो फ्लैट दिखे। क्या इसका मतलब यह है कि हमारी आंखें ठीक से काम नहीं करती हैं? तो चलिए इस नए नज़रिए के हिसाब से रैशनैलिटी को फिर से समझते हैं। लोगों को उनके बिलीव्स के हिसाब से जज करना साइंटिफिक नहीं होता है। सिर्फ एक्शन इर्रेशनल हो सकते हैं, लेकिन बिलीव्स नहीं। जो भी एक्शन हमारे सर्वाइवल में मदद करता है वो रैशनल होता है, और जो हमें बर्बाद करता है वो इर्रेशनल होता है। इस नई डेफिनेशन के साथ चलिए धर्मों को देखते हैं। धार्मिक बिलीव्स की उनके इर्रेशनल होने के लिए बुराई की जाती है, लेकिन अगर उन्हें हमें ऐसे रिस्क से बचाने के लिए बनाया गया हो जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, तब क्या? जो पॉपुलेशन उस बिलीफ को मानती है, उनके जिंदा होने के सबूत को देखकर हम उस बिलीफ के रैशनल या इरैशनल होने के बारे में जज कर सकते हैं। जुडाइज्म यानी यहूदी धर्म का एग्जाम्पल देखते हैं। उनके कशरूत लॉज में खाने के संबंध में 500 से भी ज्यादा पाबंदियां लगाई गई हैं। जैसे ज्यूज के पास 2 बेसन और 4 बर्तन होने चाहिए। उन्हें पोर्क और श्रिम्प जैसे मीट आइटम खाने की इजाज़त नहीं है। किसी आम इंसान को ये रूल्स इरैशनल लग सकते हैं, लेकिन अब इस फैक्ट को देखें कि जुडाइज्म बाकी किसी भी धर्म के मुकाबले में ज़्यादा लंबे समय से चलता आ रहा है। कशरूत लॉज आज भी मौजूद हैं क्योंकि जो सोसाइटी उन्हें फॉलो करती थी वो अच्छे से जी पाई थे। ज्यूज़ की हिस्ट्री बहुत बुरी रही है, लेकिन फिर भी वो आज अच्छे से रह रहे हैं। शायद उनके खाने के रूल्स ने ज्यूज़ को पोर्क पालने से रोक दिया, जो खाने के लिए हमारे साथ मुकाबला करते हैं। या फिर शायद हो सकता है कि वो अच्छी हाइजीन रखने जैसी आदतों को फैलाना चाहते हो। इन पाबंदियों को मानना इस बात का ध्यान रखता है कि ज्यूज़ जहाँ भी होंगे वहाँ अपनी कम्युनिटी बना लेंगे।
ज्यूज लोगों के अंधविश्वासों के फायदों के बारे में साफ साफ पता नहीं है, लेकिन बेशक वो सक्सेसफुल रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट्स चाहते हैं कि हम अपने फैसलों को बिलीफ के बजाय प्रोबेबिलिटी के हिसाब से लें, हालांकि उन्हें ये भी नहीं पता है कि असली जिंदगी में प्रोबेबिलिटी को इस्तेमाल कैसे करना है। आइए गैम्बलिंग यानी जुआ खेलने का एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि आप जुआ खेलने वाले लोगों को कसिनो में एक गेम खेलते हुए ऑब्जर्व करते हैं। उनमें से कुछ लोग अपने थोड़े पैसे हार जाते हैं, वहीं कुछ लोग पैसे जीत जाते हैं। जुआ खेलते हुए जिस 28वें इंसान को आप देखते हैं, वो कसिनो में अपना सब कुछ हार जाता है। क्या इस रिजल्ट की वजह से 29वें इंसान पर फर्क पड़ता है? बेशक नहीं, वो भी जुआ खेलेगा और उसे भी कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। अब मान लीजिए कि एक साइकोलॉजिस्ट 100 जुआ खेलने वाले लोगों को देखता है। वो देखता है कि सिर्फ 28वां इंसान अपने सारे पैसे हार गया है, इसलिए वो कह देता है कि कसिनो में अपना सब कुछ हार जाने का आपका चांस सिर्फ 1% है, इसलिए जुआ खेलने से पूरी तरह बचना इरैशनल है। लेकिन ये हमें पूरी तस्वीर नहीं दिखाता है। अब मान लीजिए कि आप हर रोज़ कसिनो जाते हैं, आपको कोई चिंता नहीं है क्योंकि अपना पैसा हार जाने का आपका चांस सिर्फ 1% है, लेकिन 28वें दिन आप अपना सब कुछ हार जाते हैं, तो अब क्या आप 29वें दिन वहाँ जाएंगे? जाहिर है कि आप नहीं जाएंगे। अपने सारे पैसों को हारने के बाद आप जुआ नहीं खेल सकते हैं। तो असल में अगर आप लगातार जुआ खेलते रहते हैं तो आपके फाइनेंशियली बर्बाद होने का चांस 100% है। कई लोगों को इस्तेमाल करके प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने को एनसेम्बल प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। हालांकि लंबे समय में आपके एक्शन टाइम प्रोबेबिलिटी के जरिए कंट्रोल किए जाते हैं। ये दो अलग अलग तरह के मैथमेटिक्स को दिखाते हैं, लेकिन कई इकोनॉमिस्ट, साइकोलॉजिस्ट्स और सोशियोलॉजिस्ट्स इन दोनों को एक जैसा समझ के कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर नई वीडियो की बरवक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट्स में हमें ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो में आप किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म बांटिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।